देखिए, सेना भारत में एक ऐसी पराक्रमी संस्था है जिसके अस्तित्व से ही भारत का अस्तित्व है। सेना में अगर कोई मांग उठती है, सेना अगर कोई मांग करती है, तो किसी सरकार में वो ताकत नहीं है कि सेना के मांगों को वो खारिज कर दे या उसमें जिस भी प्रकार के सुधारों की संभावनाएं हैं उसको कुंद करे। बहुत पहले से 1989 से ही इस बारे में चर्चा शुरू हो गई थी कि सेना को जो एक एवरेज उम्र है सेना में सैनिकों की, एक औसत जो आयु है उसको घटाकर 25-26 साल के रेंज में लाना जरूरी है। सेना ने एक अपने पूरे सैनिकों के औसत आयु को देखते हुए एक प्रावधान करने का प्रयास किया है कि जो औसत आयु 32 वर्ष के आसपास की है उसको हम लोग घटा के 25-26 वर्ष के आसपास ले आएँ, ताकि जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत का जो पोरस बॉर्डर है, भारत का एक लंबा बॉर्डर चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, एक लंबा पोरस बॉर्डर है, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट आवश्यक है। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप उतने बड़े क्षेत्र को आप देख नहीं सकते, इसलिए सैनिकों को भी डिप्लॉयमेंट आवश्यक है। तो जो सैनिक दुरूह इलाकों में जिनकी पोस्टिंग हो सकती है, ऐसे लोगों की उम्र कम होनी चाहिए। सेना ने एक आंकड़ा भी देश के सामने ये रखा था कि प्रति 10,000 सैनिक में मात्र 1200 ही सैनिक ऐसे हैं जिनको उन दुर्गम क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जा सकती है, उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। बाकी 8800 सैनिकों को सेना अपने दूसरे कार्यों में प्रयोग कर रही थी, इसलिए उसको ये आवश्यकता महसूस हुई कि सैनिकों की औसत आयु को 25-26 के रेंज में लाना आवश्यक है। जिस प्रकार से अमेरिका में है, इजराइल में है, चीन में है, जो बड़े सैनिक देश हैं, जो बड़े सैन्य देश हैं, उनकी एवरेज सैनिकों की आयु लगभग 25 से 27 वर्ष के बीच में ही है। तो भारत को भी निस्संदेह जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसके आलोक में उसी व्यवस्था में चलना पड़ेगा। भारत उससे अलग हो भी नहीं सकता। इसलिए सेना ने सरकार के सामने ये डिमांड रखी कि हम लोगों को अग्निवीर जैसा एक कार्यक्रम देश में चला के कम उम्र के सैनिकों की बहाली करनी पड़ेगी, ताकि हम उनको दुर्गम क्षेत्रों में पोस्टिंग कर सकें। सरकार के पास जो भी प्रोविज़न है उसमें किस प्रकार से हर साल नए सैनिकों को जोड़ा जा सके, उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई। उसी प्रक्रिया का निष्पादन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अग्निवीर नाम की योजना सेना ने सरकार से मांग की, सरकार ने देश के सामने रखा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि समझाने में थोड़ी गलती हो गई या समझाने में सरकार की तरफ से देरी हो गई? सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं हुई। सरकार ने समझाने की भी कोशिश, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रावधान बाद में आए हैं उसके बाद से सामान्य लोगों के मन में भी इस बात को लेकर कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर कोई सैनिक एक प्रकार से होलिस्टिकली अगर हम उसको ट्रेन करके और जो दूसरे केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनके तरफ अगर हम भेज रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सबको आगे आने वाले समय में अच्छा रोजगार सैनिकों के दृष्टिकोण से ही जो रोजगार उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा ही, वहाँ कोई समस्या ही नहीं। जिस प्रकार से ट्रेनों को जलाया जा रहा है और जिस प्रकार से उपद्रव यहाँ पर हुए, उसको कैसे देखते हैं? क्या कार्रवाई उपद्रव के कई कारण है, मैं बताता हूँ। राजद जैसे दलों का कोई राष्ट्रीय कैरेक्टर नहीं है, उनका सोच भी बहुत सीमित है, बहुत छोटी होती है। तो जो राष्ट्रीय कैरेक्टर, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो विषय हैं उस पर राजद का अपना कोई मत नहीं है। कुछ वामपंथी चिंतकों के साथ राजद पिछले कुछ वर्षों से कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर वो दुनिया उसको देख रही है। 20 सवाल राजद ने पूछे, 20 सवाल में एक भी तार्किक सवाल नहीं था जिसका प्रत्युत्तर भाजपा की तरफ से उसी समय पर दिया जाना आवश्यक था। फिर भी अध्यक्ष जी ने उनके सभी 20 सवालों के जवाब कल अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से आज सारे अखबारों में छपा दिए। तो राजद का जो वास्तविक कैरेक्टर है वो हिंसात्मक ही है। अपने शासन के दौरान उसने इस प्रयोग को किया है। बिहार भर में नक्सलवाद के आंदोलन उसी ने बढ़ाए, नरसंहारों का दौर राजद के ही शासनकाल में रहा है। तो उस दिन जो प्रोटेस्ट के माध्यम से जो राजद के कैडर ने जिस प्रकार की व्यवस्था बिहार में विकसित करने का प्रयास किया, जिस प्रकार का प्रयोग उन्होंने किया, वो दिखाता है कि राजद का वही मौलिक कैरेक्टर है। उसमें ना पहले कोई बदलाव था ना आज कोई बदलाव है। इसलिए राजद से इससे बड़ी कोई अपेक्षा भी नहीं है। उसी गलती के सुधार के लिए मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने कल मार्च का आयोजन किया कि वो जो गलती उनसे हुई है उसको किस प्रकार से समाज में जाकर क्या कहेंगे, समाज को क्या बताएंगे। जहाँ तक रोजगार का विषय है, रोजगार देने का भी विषय, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। लालू जी ने अपने शासनकाल में कुल 15 वर्षों के शासनकाल में कुल 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी थी। एनडीए ने पिछले 16-17 वर्षों में 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरियां दी हैं।
तो वो ये आंकड़ा जो है उनके शासनकाल से दोगुने से भी ज़्यादा है, दोगुने से भी ज़्यादा है। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात ये लोग करते हैं, तो जो समय कालखंड यूपीए को शासनकाल में मिला, उससे ज़्यादा तो नौकरी हम लोगों ने 8 वर्षों में दी है। मैं एक छोटा सा एक वित्तीय वर्ष का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में हमने केंद्र में कुल 2,65,000 सरकारी नौकरियाँ दी हैं। उसमें 13,000 से ज़्यादा लोगों को यूपीएससी के माध्यम से नौकरी मिली है, एसएससी के माध्यम से 1,03,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है। फिर आपको ये रेलवे में, भारतीय रेल में 1,51,000 से ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे नौकरी मिला है। इसलिए ये राजद जैसे दलों के इस प्रकार का आंदोलन जो है, हिंसात्मक आंदोलन बंद करना चाहिए। सामान्य लोगों को भी मालूम है कि सरकारें उनके भला के लिए ही काम कर रही है, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। वहाँ पर सामान्य लोगों के मन में कहीं किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है, और ये भ्रम राजद की हिंसा के माध्यम से जिस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने की थी, जिस प्रकार से ट्रेनों को जलाया, 1,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उन्होंने जला दी, इसका भुगतान आने वाले चुनाव में राजद को करना पड़ेगा।